हेलो बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में ठीक होंगे, रेगुलरली पढ़ाई कर रहे होंगे। जबकि सच ये है कि 6-7 लोगों के अलावा ग्रुप में कोई भी रेगुलरली पढ़ाई नहीं कर रहा। बट अब हम भी कितना कहें बच्चों, हमारे बच्चे तो हो नहीं। हमने टीचर होने के नाते 1 दिन समझा दिया, 2 दिन समझा दिया, 3 दिन समझा दिया। क्या हो रहा है आपके ना पढ़ने से, लापरवाही करने से, वो समझा दिया। लेकिन अब कितना, हमारी भी एक लिमिट है ना आपको रोकने टोकने की। कल को आप पलट के हमसे कह दो कि देखो हमारे पिताजी थोड़े हो जो इतना हमारे ऊपर पीछे पड़ रहे हो, हमको पढ़ना होगा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे। और बात सही भी है। एक टीचर होने के नाते हम बच्चों जितना कह सकते थे हमने कह दिया। और आज आप लोग जब ये क्लास देख रहे हो तो फ्राइडे है, कल एक सैटरडे को क्लास और आप लोगों को देंगे और फिर मंडे से हम एक अलग ग्रुप बना देंगे 11th क्लास का, जिसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों को हम ऐड कर देंगे जो लोग रेगुलरली होमवर्क कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं। और उसी में बस उन्हीं बच्चों को ईमेल पर हम क्लास का लिंक सेंड कर दिया करेंगे। अब हम इतना सर दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे बच्चों, हम भी माइग्रेन के पेशेंट हैं, हम माइग्रेन का अटैक आ जाता है अक्सर, और इतना लोड अब हम नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आप भी 16 साल के 15 साल के बच्चे हो, कोई छोटे छोटे बउआ नहीं हो कि हम आपको एक एक चीज़ के लिए टोके होमवर्क दिखाओ, क्लास वर्क दिखाओ। नहीं पढ़ना ना पढ़ो। तो आज फ्राइडे को एक क्लास और ग्रुप पे इस वाले डाल रहे हैं, कल सैटरडे को और डाल देंगे। फिर नारंग सर से हम बात कर लेंगे कि सर अकाउंटेंसी में कौन कौन बच्चा है जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। और फिर इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में जो भी बच्चे 6-7 ही हैं रेगुलर काम करके सबमिट कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनका एक अलग ग्रुप बना देंगे। और उसी में सब लोगों को ऐड, जितने लोग रहेंगे उनका ईमेल एड्रेस लेके उन्हीं को क्लास सेंड करेंगे। आप लोग भाई अपना अपना देख लीजिए, क्योंकि पढ़ना ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और बीच में आप जब कभी एडमिशन लेना चाहोगे तो अब हम आपको देंगे नहीं। एक बार हमने आपसे किनारा कर लिया भाई, हम तो आपको 14 दिन मुफ्त में क्लास देने वाले थे, कोई पैसा एडवांस में नहीं मांग रहे थे। जो और डकैत लुटेरे टीचर शहर भर में घूमते हैं, जो पहले दिन आप आ गए तो दूसरे दिन फीस मांग लेते हैं, उनसे तो हम अपने आप को बहुत सही मानते हैं। मॉरली हम करप्ट नहीं हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं। आपको लगता है 30 मिनट की क्लास ऐसे ही रिकॉर्ड हो जाती है, नहीं। एक 30 मिनट की क्लास रिकॉर्ड करने में कम से कम 1.5 घंटे का समय जाता है, कंटेंट तैयार करने में, अपलोड करने में, सेंड करने में। लेकिन वो काम हम रेगुलरली करते हैं, रोज़, बिना आपके रोके टोके कि सर आज क्लास नहीं भेजी, नहीं भेजी, तुरंत करते हैं। आप लेकिन वो काम नहीं करना चाहते। तो बेटा, टीचिंग एक 2 वे कॉन्सेप्ट है, 2 तरफ है। हम भी अपनी तरफ से प्रयास करें और आप भी। आप लेकिन नहीं करना चाहते तो अब हमारे पास इतना चिल्लाने टोकने का अब धैर्य और पेशेंस नहीं है। एक ग्रुप बना देंगे मंडे को, संडे तक देख के कि किस किन बच्चों का होमवर्क आ गया है उसके अकॉर्डिंग, और फिर उस ग्रुप में उन्हीं बच्चों को ऐड करेंगे। फिर अब आगे नए बच्चों को ऐड करेंगे, लेकिन जो बच्चों को हमने ग्रुप से निकाल दिया उनको फिर अब हम ऐड नहीं करेंगे। क्या करें बच्चों, हमारी भी एक क्षमता है। आज पढ़ाई में आते हैं। अब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका क्यों नुकसान करें हम। आज एक्चुअली आप लोगों की इकोनॉमिक्स 11th क्लास की शुरू हो रही है। 4 क्लास जो आपने पढ़ा वो बेस था इस चीज़ को पढ़ने का जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके पेपर में आएगा ही आएगा 100%। इसको चाहे आप एक ग्राफिकल टॉपिक कह लीजिए, एक न्यूमेरिकल टॉपिक कह लीजिए, हर तरीके का मिक्सचर है टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको शॉर्ट में, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, पीपीसी भी कहा जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे शॉर्ट में पीपीसी भी कहा जाता है। आपके स्कूल के कुछ गंवार टीचर ऐसे भी होंगे जो इसको पीपीसी कर्व बोलेंगे। नहीं भाई, पीपीसी में सी का मतलब ही कर्व है, तो या तो पीपीसी बोल लो या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल लो। पीपीसी कर्व क्या है, गलत सेंटेंस है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बच्चों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, यानी शॉर्ट में पीपीएफ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शॉर्ट में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी पीपीएफ भी कहते हैं। और एक और नाम भी है इसका, जिस नाम से पेपर में पूछा जा सकता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। शॉर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इन 3 नामों से पेपर में आ सकता है। पीपीसी,
या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPF या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। बच्चों इसको थोड़ा हम पहले समझा देते हैं आप लोगों को लिखाने से पहले। हमने आप लोगों को बताया था कि एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, परसों की ही क्लास में हमने आप लोगों को बताया था। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब भी हमने बताया था होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होता है हमने ये भी बताया था, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड के लिए एक वर्ड भी हमने बताया था, स्केयर्स हैं। हमारे पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी संसाधन हैं वो क्या है बच्चों, लिमिटेड है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका सीधा कनेक्शन प्रोडक्शन से है। तो प्रोड्यूसर को भी, तो जो प्रोड्यूसर कौन होता है यहीं पर समझ भी लेते हैं। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो व्यक्ति होता है जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का मतलब रॉ मटेरियल को लेबर या मशीन की मदद से या दोनों की मदद से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देता है। फिनिश्ड गुड क्या होता है? जिसको यूज किया जा सके। जैसे अगर एक प्लास्टिक का टुकड़ा है तो वो रॉ मटेरियल है, लेकिन वो हमारे किस काम का? लेकिन जब लेबर और मशीन की मदद से हम उस प्लास्टिक के टुकड़े को मग्घा बना देते हैं तो हमारे यूज़ का हो जाता है। जैसे गेहूं है, रॉ मटेरियल है, गेहूं थोड़ी ना हम खाते हैं, लेकिन लेबर और चक्की की मदद से हमने उसको आटे में कन्वर्ट कर दिया तो आटा क्या हुआ? फिनिश्ड गुड। तो प्रोड्यूसर भी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करता होगा, हाँ या ना? प्रोड्यूसर के पास भी प्रोडक्शन करने के लिए जो पैसा है, जिसे वो रॉ मटेरियल खरीदने में लगाता है, लेबर को खरीदने में लगाता है, मशीन को खरीदने में लगाता है, ताकि वो सामान को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, वो पैसा भी तो उसके पास क्या है? लिमिटेड है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? मान लेते हैं एक प्रोड्यूसर है, वो बनाता है कागज की पतंग, दो तरीके का सामान बनाता है, कागज की पतंग, और एक सामान बनाता है कागज के लिफाफे। एक प्रोड्यूसर है जो दो तरीके का सामान बनाता है, एक है कागज के पतंग और दूसरा बनाता है कागज के लिफाफे। अब क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो या तो वो पतंग ज़्यादा बनाए, और अगर वो पतंग ज़्यादा बनाएगा तो उसको लिफाफे का इस्तेमाल लिफाफे का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम, क्योंकि उसके पास संसाधन सीमित हैं। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन का इस्तेमाल पतंग बनाने में करेगा तो इसका मतलब लिफाफा बनाने के लिए उसकी क्षमता कम हो जाएगी और लिफाफे का प्रोडक्शन वो कम करेगा। उसी तरह अगर लिफाफे का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो ज़्यादातर अपनी क्षमता का इस्तेमाल वो लिफाफे में कर रहा है, इसलिए पतंग का उत्पादन कम करेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है, हमने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि रिसोर्सेज लिमिटेड तो हैं, लेकिन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब उनको एक से अधिक जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। कहने का मतलब प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे क्या क्या संभावनाएं हैं? ये पॉसिबिलिटीज़ क्यों हैं? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड तो हैं, लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस हम पहली क्लास से बताते आ रहे हैं, और किसी ने डाउट पूछा था तो ऑल्टरनेटिव यूजेस हमने डाउट क्लास में भी क्लियर किया था। यहाँ पर हमने MOC लिखा हुआ है, अभी आप इसको इग्नोर करिए। तो अलग अलग संभावनाएं क्या है? मान लो पहली संभावना है ए संभावना के अंतर्गत प्रोड्यूसर ने सारे संसाधनों का इस्तेमाल 10 लिफाफे बनाने में कर दिया, यानी जितने रुपए भी थे उसका रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन का इस्तेमाल उसने क्या बनाने के लिए कर दिया? लिफाफे। यानी उसने पतंग की एक भी इकाई नहीं बनाई, पतंग का एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया, उसने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल लिफाफे बनाने में लगा दिया। एक संभावना ये भी है कि वो पतंग एक यूनिट बना ले, और फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो मान लेते हैं अगर पतंग वो एक बना रहा है तो लिफाफे को अज्यूम कर लेते हैं कि लिफाफे वो 9 बना दे। ठीक है, मान लो लिफाफे 9 बना रहा है। लिफाफे 9 क्यों बना रहा है? क्योंकि पतंग पहले के मुकाबले बढ़ा रहा है। अगर पतंग का प्रोडक्शन वो पहले के मुकाबले बढ़ा रहा है तो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसलिए उसको कागज़ के लिफाफे का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कितना कम किया? एक एक्स्ट्रा यूनिट पतंग प्रोड्यूस करने के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा?
अगर ध्यान से देखिए कितना त्याग करना पड़ा, 10 से 9, कितना त्याग किया, 1। ये 1 है एमओसी। एमओसी अभी हम फुल फॉर्म बता रहे हैं थोड़ी देर में क्या होता है, अभी एग्जांपल है। एमओसी बताता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में दूसरे यूनिट की कितनी इकाई, दूसरे कमोडिटी की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया गया। प्रोड्यूसर क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर वो किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ऐसा वो क्यों कर पा रहा है? क्योंकि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, विकल्प है। ज़रूरी नहीं वो यही पतंग ही बनाए, वो लिफाफा भी बना सकता है। और अगर पतंग के मुकाबले ज़्यादा बना रहा है तो लिफाफे उसको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन पर खर्च करने के लिए प्रोड्यूसर के पास पैसा सीमित है। और जितना उसने त्याग किया पतंग की एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए, वो कहलाता है एमओसी। एक और संभावना, मान लो संभावना सी है कि उसने पतंग की एक इकाई और बनाई। जब पतंग की एक इकाई उसने और बनाई तो उसको कागज़ की, लिफाफों की कुछ यूनिट्स और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब 9 से 7 हो गया। अब की बार कितना सेक्रीफाइस किया? पहले 9 यूनिट बना रहा था, लेकिन एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए अब 7 बना रहा है। अब कितना सेक्रीफाइस किया उसने? 2। ये 2 क्या हो गया? एमओसी। एक और संभावना समझते हैं। मान लो अब वो और पतंग बना रहा है, 3 पतंगे बनाने लगा। 3 पतंगे बनाने लगा, पहले के मुकाबले पतंगे ज़्यादा बना रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको लिफाफों के कुछ यूनिट्स का और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लो 7 से हो गया 4। अब की कितना सेक्रीफाइस किया बच्चों उसने? 3। एक और ले लेते हैं, ई। एक और संभावना का जिक्र करते हैं। इस संभावना के अंतर्गत उसने पतंग की 4 इकाइयाँ बनाई और अब उसके पास पतंग बनाने में ही उसने अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर दिया। अब लिफाफे वो एक भी नहीं बना पा रहा है, यानी 3 से 4, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अब की प्रोड्यूसर ने कितना सेक्रीफाइस किया? पहले 4 कर रहा था, अब एक भी नहीं, 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया। जो एमओसी बच्चों हम निकाल रहे हैं, एमओसी का मतलब फुल फॉर्म होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चों अभी हमने कुछ भी लिखाया नहीं, हम सिर्फ समझा रहे हैं। हम आपको एक आइडिया देना चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमिक्स अब शुरू हुई है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सैक्रिफाइस अपॉन गेन। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए एक वस्तु का दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों का सेक्रीफाइस कर रहा है, जैसे पहले 10 से 9 तो सेक्रीफाइस कितना किया? 1। और गेन भी कितना किया? 0 से 1, 1 तो 1/1 कितना हो गया? 1। फिर 9 से 7, अब की सेक्रीफाइस कितना किया? 9 से 7 2, और गेन कितना किया? 1 से 2, यानी गेन कितना किया? 1, तो 2/1 कितना हो गया? 2। इसी तरह 7 से 4 सेक्रीफाइस कितना किया? 3। गेन कितना किया? 2 से 3 1, तो 3/1 कितना हो गया? 3। और इसी तरह लास्ट में 4 से 0 सेक्रीफाइस कितना किया? 4 से 0 आ गया 4। गेन कितना किया? 3 से 4 यानी 1। 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया? 4। सैक्रिफाइस क्यों कर रहा है? फिर से बता देना। सैक्रिफाइस इसलिए प्रोड्यूसर कर रहा है कि उसके पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन वो उनको अलग अलग वस्तुओं के उत्पादन में लगा सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड तो होते हैं लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। अगर अब ये क्यों सारी पॉसिबिलिटीज़ प्रोड्यूसर तैयार कर रहा है? ये सारी पॉसिबिलिटीज़ प्रोड्यूसर इसलिए तैयार कर रहा है क्योंकि वो जानना चाहता है इन संभावनाओं में से कौन सी संभावना का यदि वो इस्तेमाल करे, कौन से कम्बिनेशन का वो इस्तेमाल करे जो उसके लिए सबसे फ़ायदेमंद है। कि मैं एक भी का पतंग ना बनाऊं और 10 लिफाफे बना लूं, एक ऑप्शन ये है। मैं एक पतंग बनाऊं और 9 लिफाफे बना लूं, एक संभावना ये है। मैं 2 पतंग बनाऊं और 7 लिफाफे बनाऊं, 3 पतंग बनाऊं, 4 लिफाफे बनाऊं, या सभी 4 पतंगे बना दूं, लिफाफे एक भी ना बनाऊं। जब सारी संभावनाएं उसके सामने आ जाएगी कि मैं सीमित संसाधनों से 2 वस्तुओं की अलग अलग कितनी मात्रा का प्रोडक्शन कर सकता हूं, तभी तो वो तय करेगा इसमें से उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? अब इसी जो टेबल को हमने बनाया, इसी को हम ग्राफ में दिखा रहे हैं। बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। जो हमने अभी अभी टेबल बनाया, उसी टेबल को हम ग्राफ में बनाने जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हम ग्राफ में बनाने जा रहे हैं। आप ग्राफ का मतलब, अब आप लोग क्योंकि अभी भी 10वीं क्लास से आए हैं तो ये ना समझिएगा कि ग्राफ का मतलब ग्राफ शीट पे बनेगा, नहीं। ग्राफ का मतलब ये है कि वो कॉपी में ही बनेगा। अब ग्राफ आप लोगों ने बनाया है छोटे क्लास में। ग्राफ में 2 एक्सिस होती हैं, आप सब लोग जानते हैं। अभी शुरुआत में आप लोगों को हम समझा रहे हैं। ग्राफ में 2 एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस
और एक होती है वाई एक्सिस। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जिस वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा हो, देखो 0 1 2 3 4 10 9 7 4 0, जिस वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा हो, पतंग का उत्पादन बढ़ रहा है, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है। हम दिखाएंगे यूनिट्स ऑफ काइट्स एक्स एक्सिस पे। और जिस वस्तु का उत्पादन में हमने सेक्रीफाइस किया हो, जिस कमोडिटी के प्रोडक्शन में हमने सेक्रीफाइस किया हो, उसको हमेशा दिखाएंगे वाई एक्सिस पे। यानी हम वाई एक्सिस पे बच्चों क्या दिखाएंगे, यूनिट्स ऑफ एनवलप्स। एनवलप्स मतलब लिफाफे, यूनिट्स ऑफ एनवलप्स। अब दूसरी सबसे ज़रूरी बात, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें जो नंबर्स हैं यही हमको यहाँ पर प्लॉट करने हैं, लेकिन अंतर बराबर होना चाहिए। अंतर बराबर होना चाहिए मतलब आप यूनिट ऑफ काइट यहाँ दिखा रहे हो तो 0 1 2 3 4 ये सब तो बराबर बराबर अंतर ही हैं। तो ये हो गया 0, इस पॉइंट पे 0 होता है, एक एक यूनिट का गैप ले लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, आप लोग स्केल यूज़ कर सकते हैं, 1 1 सेंटीमीटर का गैप ले लीजिएगा, ये हो गया 4। आप चाहें तो 2 2 का गैप भी ले सकते हैं, 0 2 4, मगर गैप बराबर होना चाहिए। उसी तरह 10 9 7 4 0, देखिए इसमें गैप बराबर नहीं है, लेकिन जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो गैप बराबर कर लेंगे। आप चाहें तो 0 से 10 तक 1 1 के डिफरेंस के साथ लिख लें, आप 2 2 के डिफरेंस के साथ भी लिख सकते हैं, जैसे 0 2 4 6 8 और 10। देखिए सारे पॉइंट कवर हो गए, 10 9 7 4। आपके स्कूल के जो मूर्ख टीचर होंगे जब ग्राफ बनवाएंगे तो ऐसे ही लिख देंगे वैल्यू 0 4 7 9 10, जबकि डिफरेंस बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें 2 2 का डिफरेंस बराबर है, इसमें 1 1 का डिफरेंस बराबर है। चाहे आप डिफरेंस जितना बड़ा लीजिए चाहे जितना छोटा लीजिए, लेकिन हम चाहते तो 1 1 का भी ले लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन हमने नहीं लिया, 2 2 से काम हमारा चल जाएगा। लेकिन बराबर होना चाहिए। आप अपने स्कूल में ऑब्जर्व करेंगे कि जब आपके स्कूल के टीचर पढ़ाएंगे तो ये डिफरेंस बराबर नहीं लेंगे, ऐसे ही लिख देंगे 0 4 7 9 10। आप टोक सकते हैं अपने टीचरों को, सर इस तरह थोड़ी ग्राफ बनता है, ग्राफ में यूनिट्स का डिफरेंस बराबर होता है। अब देखिए प्लॉट कैसे करेंगे। पहले कम्बिनेशन में पतंग एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रही और लिफाफा 10। पहले पतंग देखिए 0, काइट हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये हो गया 0, और एनवलप यानी लिफाफा कितना हो रहा है 10, तो ये हो गया आपका पॉइंट ए, 0 पे 10, 0 पतंग और 10 एनवलप। दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए, एक पतंग है और 9 लिफाफे, एक पतंग ये रही और 9 लिफाफे कहाँ होगा, 8 और 10 के बीच में, तो हमने एक डॉट रख दिया 8 और 10 के बीच में। तीसरा देखिए 2 और 7, तो 2 पतंगे हो गई और ये हो गया 7, 7 कहाँ होगा, 6 और 8 के बीच में, ये है 7, ये था 9। फिर 3 और 4, पतंगे 3 और लिफाफे 4, और आखिरी में पतंगे 4 और लिफाफे 0, पतंगे 4 और लिफाफे 0। शुरू में क्या था, पतंगे 0 और लिफाफे 10। जब आप ऐसा कर लें तो इन पॉइंट्स को आप मैच कर दीजिए, स्केल मत यूज़ करिएगा, फ्री हैंड से मैच करिए और इनको नाम दे दीजिए। ये था पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी, ये था पॉइंट सी, ये था पॉइंट डी और ये था पॉइंट ई। क्या हमने सीखा, हमने सीखा कि ए बी सी डी ई इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ए बी सी डी ई क्या है, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। क्या बता रहा है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई नाम का ये जो कर्व है ये बता रहा है कि कैसे एक प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, कैसे एक प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज कर रहा है और दो अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे एक प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके दो अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग इकाइयों का, यूनिट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, इस कर्व पर या इस कर्व के अंदर वो प्रोडक्शन कर सकता है। ये कर्व बताती है कि प्रोड्यूसर की औकात कितनी है प्रोड्यूस करने की। ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये बताती है प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करने के योग्य है, क्योंकि इस लाइन के दायरे में रहते हुए, इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लाइन में और इसके अंदर रहते हुए इतने पोर्शन तक वो प्रोड्यूस कर सकता है दो अलग अलग कमोडिटीज़ को, लेकिन इसके बाहर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस क्या हैं, लिमिटेड है।
ये जो लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ने बनाई, ये प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन करने की लाइन है कि काइट और एनवलप के इतनी यूनिट्स के अलग अलग कम्बिनेशन को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है। हमने एक भी चीज़ आपको लिखाई नहीं अभी तक, हम सिर्फ समझा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं अपनी कॉपी में, अगर आप चाहें तो आपको ये सब लिखना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा तो आपने बहुत देर कर दी है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हेडिंग है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हेडिंग के नीचे पहले ऐसे ही टेबल बना लीजिए आप सब लोग। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नीचे सबसे पहले अभी तुरंत वीडियो पॉज कर दीजिए और ये टेबल बना लीजिए, और ये टेबल बनाने के बाद ये ग्राफ बना लीजिए। एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ बनना चाहिए। पहले वीडियो पॉज कर दीजिए, ये टेबल पूरा प्रॉपरली बनाइए जो हमने बनाया। पॉसिबिलिटीज, यूनिट्स ऑफ काइट्स, यूनिट्स ऑफ एनवलप, एमओसी। एग्जैक्टली ऐसे ही टेबल बनाइएगा। नीचे एमओसी कैसे निकलता है, क्या मतलब होता है, ये भी हमने लिखाया। जब इतना आप बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो उसके नीचे फिगर बनाइएगा। फिगर रफली नहीं बनाना है, स्केल और पेंसिल से बनाना है। हमने पेन से बनाया है, लेकिन आप स्केल और पेंसिल से फिगर बनाएंगे और यूनिट्स बराबर होनी चाहिए बच्चों। स्कूल वाली गड़बड़ी नहीं करना। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने वीडियो पॉज करके अब तक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हेडिंग के अंदर ये टेबल लिख लिया होगा और ये ग्राफ बना लिया होगा। अब मीनिंग लिखना शुरू करिए ग्राफ के नीचे। मीनिंग लिखना शुरू करिए ग्राफ के नीचे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग different combinations of, production possibility curve is a curve showing different possibilities of, different combinations of, क्या शो कर रहा है, दो कमोडिटीज के अलग अलग कम्बिनेशन को। कम्बिनेशन ए में 0 पतंग 10 लिफाफे, कम्बिनेशन बी में 1 पतंग 9 लिफाफे, कम्बिनेशन सी में 2 पतंग 7 लिफाफे, कम्बिनेशन डी में 3 पतंग 4 लिफाफे, कम्बिनेशन ई में 4 पतंग 0 लिफाफे। अब उसको चुनना है कि मेरे लिए सबसे फायदेमंद कम्बिनेशन कौन सा है। अगर उसने कम्बिनेशन बी चुना तो इसका मतलब इस साल वो जब प्रोडक्शन करेगा तो पतंग 1 बनाएगा और लिफाफे 9 बनाएगा। वो अपने अकॉर्डिंग तय करेगा उसको क्या चूज करना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ऑफ टू गुड्स। कौन से 2 गुड्स हैं, एक है काइट और एक है एनवलप। ऑफ टू गुड्स, TWO, which can be produced with the available resources, which can be produced with the available resources। available मतलब लिमिटेड, जो हमारे पास सीमित रॉ मटेरियल है, लेबर है, मशीन है, उनका इस्तेमाल करके 2 अलग अलग वस्तुओं के कौन कौन से अलग अलग कम्बिनेशन एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है। which can be produced with the available resources on the assumption that, ASSUMPTIONS, on the assumptions that, डैश लगाना पहला पॉइंट, resources are fully and efficiently utilized, resources are fully and efficiently utilized, resources are fully and efficiently utilized। Second point, technique of production remains constant, technique of production remains constant, technique of production remains constant, full stop। आपने लिखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंतर्गत एक कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है। कॉम्बिनेशन किस चीज का, 2 गुड्स के अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स का, 2 गुड्स के अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को दिखाया जाता है जो कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने में सक्षम है। विच प्रोड्यूसर
कैन प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने में सक्षम है विद हिज लिमिटेड रिसोर्सेज, विद हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो ये बताता है कि कौन सी किन्हीं भी दो कमोडिटीज के कौन कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं जो एक प्रोड्यूसर अपने सीमित संसाधनों से प्रोड्यूस कर सकता है। इस अजम्पशन के साथ दो चीजें प्रोड्यूसर ने अज्यूम भी की हैं, अज्यूम की मतलब जो बदलेंगी नहीं। इस अजम्पशन के साथ पहला अजम्पशन ये कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास वो फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं। फुली दो शब्द हैं, फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड का मतलब है कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे मशीनें हो, उनका पूरा इस्तेमाल हो रहा है और उनकी पूरी क्षमता से इस्तेमाल हो रहा है। अगर लेबर एक दिन में 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है और 10 लेबर हैं तो 10 के 10 लेबर काम कर रहे हैं और सभी लोग दिन के 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर एक मशीन 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है और हमारे पास 2 मशीनें हैं तो दोनों मशीनें काम कर रही हैं और दोनों मशीनें दिन की 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हैं। ये हमने पहला अजम्पशन लिया। और दूसरा अजम्पशन है प्रोडक्शन टेक्निक जो है, प्रोडक्शन टेक्निक जो है प्रोड्यूसर के पास रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब है प्रोडक्शन करने वाली टेक्निक में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी है तो आपको याद होना चाहिए प्रोडक्शन टेक्निक दो थी, एक थी लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी थी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हमने कल दोनों का मतलब बताया था, इसलिए आज दोबारा नहीं बता रहे हैं। इनके कांस्टेंट होने का मतलब ये कि अगर प्रोड्यूसर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहा है तो वो लगातार लेबर का ही इस्तेमाल ज़्यादा करेगा। अगर प्रोड्यूसर मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है तो लगातार मशीनों का ही ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, फिर वो लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। एक प्रोडक्शन टेक्निक अगर चुन ली तो वही यूज़ होगी, फिर उसको दूसरी टेक्निक रिप्लेस नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, हमने तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी बताया आज की क्लास में कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या जिसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं वो क्या होती है। एक बच्चे ने कल हमसे एक सवाल पूछा था, सर इकोनॉमिक बिहेवियर क्या होता है। इकोनॉमिक बिहेवियर का मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मनी से संबंधित हो, चाहे वो प्रोडक्शन करना हो, चाहे वो कंजम्पशन करना हो, चाहे वो सामान खरीदना हो, चाहे वो सामान बेचना हो, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है उसे हम लोग इकोनॉमिक बिहेवियर कहते हैं। ये शायद हमसे संस्कार नंदवानी ने पूछा था या शायद सार्थक नंदवानी ने पूछा था, हम डाउट में हैं। जिसने भी पूछा था अगर उसको समझ में ना आया हो तो हमको बता देगा और अगर समझ में आ गया हो तो भी हमको बता देगा। बच्चों हम अपनी बात फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अब हम आपके पीछे नहीं पढ़ पाएंगे। क्लास देख लो, होमवर्क जमा करो इत्यादि इत्यादि। हम संडे शाम तक वेट करेंगे 8 बजे तक। जितने लोगों ने तब तक क्लास सारी देख ली होगी और वर्क सैटरडे यानी कल की क्लास तक का हमें संडे शाम तक जमा कर देंगे, उन लोगों की क्लास मंडे से शुरू होगी और एक नए ग्रुप में हम वो क्लास चलाएंगे। चाहे उसमें एक बच्चा हो चाहे उसमें 15 बच्चे हों, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार हमने नया ग्रुप बना लिया तो उसमें कभी भी हम फिर पुराने बच्चों को नहीं ऐड करेंगे। बच्चों आज की क्लास में आप लोगों को हम कुछ होमवर्क भी दे रहे हैं। एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने आप लोगों को बनाना सिखा दिया था। कुछ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हैं जो अब आप लोगों को खुद से बना के हमें होमवर्क में दिखाना है नोट्स के साथ। जैसे पहला, चलिए हम आप लोगों नहीं, चलिए हम इसी में दिए दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग फिर करोगे नहीं। होमवर्क वाले ये क्वेश्चंस हैं। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनिट्स ऑफ व्हीट दिया हुआ है और दिया हुआ है यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। सेकेंड कॉलम में यूनिट्स ऑफ क्लॉथ दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है? 100, 90, 70, 40, 10 और 0। और यूनिट्स ऑफ क्लॉथ दिया हुआ है 0, 25, 50,
75, 85 और 87। आप लोगों को इस क्वेश्चन में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है। सबसे पहला होमवर्क ये है। इसी क्वेश्चन में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के बाद आप लोगों को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ड्रॉ करना है। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है आज, जो आप लोगों का होमवर्क है। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये पहले क्वेश्चन में 2 चीज़ें एमओसी कैलकुलेट करनी है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसी टेबल के बेसिस पर ड्रॉ करना है। पेंसिल से ड्रॉ करिएगा। आज जो आपको होमवर्क में हम क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं, उसमें पहले कॉलम में यूनिट्स ऑफ गन्स दी हुई हैं और सेकंड कॉलम में यूनिट्स ऑफ ब्रेड दी हुई है। तीसरा कॉलम एमओसी के लिए खाली छोड़ देते हैं। सेम इस क्वेश्चन में भी है। यूनिट्स ऑफ गन्स दी हुई हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यूनिट ऑफ ब्रेड दी हुई हैं 30, 28, 24, 18, 10 और 0। होमवर्क सेम है। आप लोगों को एमओसी कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में और इसी क्वेश्चन में आप लोगों को पीपीसी ड्रॉ करना है। ये आप लोगों के 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं। ध्यान रखिएगा, हमने फिगर ड्रॉ करने का जो तरीका बताया है वैसे ही ड्रॉ करिएगा, एमओसी कैलकुलेट करिएगा। और आज फ्राइडे को आप ये क्लास देख रहे हैं, कल अभी सैटरडे एक क्लास आप लोगों को और मिलेगी। संडे वैसे भी छुट्टी रहती है। संडे शाम तक हम 8-9 बजे तक वेट भी कर लेंगे। अगर कोई बच्चा ज़्यादा पीछे छूटा हुआ है तो हमको मैसेज कर सकता है कि सर प्लीज़ संडे को थोड़ा और लेट तक वेट कर लीजिएगा, हम वो भी कर लेंगे। वरना फिर मंडे सुबह हम एक नया ग्रुप बना देंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो रेगुलर क्लास देख के होमवर्क जमा कर रहे हैं, उसमें ऐड हो जाएंगे। बाकी बच्चों को बुरा नहीं लगना चाहिए। बच्चों, हमने बहुत कोशिश की आप पढ़ लिख जाएं, लेकिन अगर आप नहीं ही पढ़ना चाहते तो हम क्या करें। सार्थक या संस्कार में जिसने पूछा था, अगर डाउट अभी बना हुआ है तो दोबारा पूछ लेना। इस क्लास में कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना फिर से। आप इस क्लास को फिनिश कर चुके हैं, आपको ये एहसास हो चुका होगा कि अब पढ़ाई शुरू हुई है 11th की प्रॉपर। अब डिफ़िकल्ट चीज़ें आगे और होंगी। अब कुछ आसान नहीं होना, अब डिफ़िकल्ट होगा। तो जब गेम का लेवल बढ़े तो अपना लेवल भी बढ़ाना होगा बच्चों। अगर आप अपना लेवल वैसा ही फिसड्डी रखोगे तो आप पिछड़ जाओगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीबॉडी। बाय बाय।